Hello students, this is Varsha Sharma, your SST teacher from MB International School. In the first half of the chapter, we studied about the natural environment and realms of the earth. Now we are going to continue the second half of the chapter. So let's start a new topic, ecosystem. Ecosystem consists of animal and plant kingdom. हमारी बायोस्फीयर डिवाइडेड है प्लांट और एनिमल किंगडम में, और यही प्लांट और एनिमल किंगडम डिपेंडेंट हैं ऑन वन अनदर फॉर देयर सर्वाइवल, एंड दे ऑल्सो डिपेंड ऑन देयर फिजिकल सराउंडिंग्स और फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर देयर सर्वाइवल. बायोस्फीयर किस चीज़ में डिवाइडेड है? प्लांट और एनिमल किंगडम में. ये प्लांट और एनिमल किंगडम इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल एंड दे ऑल्सो डिपेंड ऑन देयर surroundings environment. So biosphere is made up of separate zones. Biosphere में काफ़ी सारे अलग अलग zones हैं. For example water, air, land. तो अलग अलग zones की जो physical life है या physical environment है वो थोड़ा different होता है. वहाँ के plants अलग होते हैं, animals अलग होते हैं. That's why वहाँ का ecosystem अलग होता है. Different zone का ecosystem अलग होता है डिपेंडिंग ऑन देयर इन्वायरमेंटल कंडीशंस. फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर और लैंड के इकोसिस्टम को कंपेयर करें तो वाटर के प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं. कैसे? वाटर के प्लांट्स की रूट्स कैसी होती है? हॉलो होती है, वेयर एज द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ द लैंड आर नॉट हॉलो. वाटर प्लांट्स की रूट हॉलो क्यों होती है? ताकि वो फ्लोट कर सके वाटर में और ईजीली ग्रो कर सकें बिना ख़राब हुए. वेयर एज द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ऑन द लैंड आर deep inside the soil so that they can grow well. They goes deep inside the soil, they spreads inside around the soil. Okay, same as applies for the animals. The animals in the water are very different from the animals on the land. The animals on the land or water are different from the animals on the flying in the air. So these are the different things which we can observe in different types of ecosystems. ये डिफरेंसेस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफरेंट इकोसिस्टम्स में. इकोसिस्टम्स हर जोन के अलग होते हैं क्योंकि वहाँ के फिजिकल फीचर्स अलग होते हैं. ठीक है. डिफरेंट इकोसिस्टम्स के कुछ नाम हैं, जैसे कि लैंड इकोसिस्टम को कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. उसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी आता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी आता है, डेजर्ट इकोसिस्टम भी आता है. ठीक है. ऐसे ही वाटर इकोसिस्टम भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फ्रेश वाटर एंड मरीन. फ्रेश वाटर कैसा होता है? मीठा पानी. एंड मरीन इज सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम, क्योंकि वहाँ के एनिमल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, इसी वजह से इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. तो इकोसिस्टम समझ आ गया हमें क्या चीज़ होती है? द इंटरैक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद देयर सराउंडिंग्स एंड लिविंग देयर फॉर देयर सर्वाइवल इज नोन एज इकोसिस्टम. ठीक है. तो elements of ecosystem interact with each other. In every ecosystem there exists a balance or equilibrium in the transfer of energy and matter among different components. This is known as ecological balance. ये जो अभी मैंने पैराग्राफ पढ़ा इसका मतलब क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है किसी भी इकोसिस्टम में. नाउ व्हाट इज़ इकोलॉजिकल बैलेंस? हर इकोसिस्टम में डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं. So all the species of animals should be present in sufficient amount so that they cannot surpass the limit of their existence. अगर कोई स्पीशीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी तो अगर वो कार्निवोरस है तो वो जो हर्बीवोरस स्पीशीज़ है या फिर जो कि प्लांट्स हैं उसको ख़त्म कर देंगे. उससे क्या होगा? एक पर्टिकुलर स्पीशी एंडेंजर्ड हो जाएगी या फिर एक्सटिंक्ट हो जाएगी. दैट्स वाई हर स्पीशी एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ नंबर में होनी चाहिए, सफिशेंट अमाउंट में होनी चाहिए, ताकि जो ये बैलेंस है किसी भी इकोसिस्टम का वो बिगड़े नहीं. सो द बैलेंस मेंटेन्ड इन द इकोसिस्टम अमंग द एनिमल्स और द प्लांट्स लिविंग इन देयर इज़ नोन एज इकोलॉजिकल बैलेंस. तो इस इकोलॉजिकल बैलेंस में क्या होता है? इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है इन द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मैटर अमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स. ठीक है. नाउ our next topic is human environment. अब human environment की बात करें तो human environment कैसा environment है? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था natural environment. जो भी environment में naturally available है हमारे अराउंड वो क्या कहलाता था? natural environment.
नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट ह्यूमन एनवायरनमेंट. तो नाम से ही पता चल रहा है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट वो चीज़ें हैं जो कि ह्यूमंस ने क्रिएट की है. द थिंग्स विच आर क्रिएटेड और द एनवायरनमेंट विच इज़ क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बींग्स इज़ नोन एज ह्यूमन एनवायरनमेंट. क्या क्या बनाया है ह्यूमन ने? रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस या फिर डैम्स, ये सारी चीज़ें किसने बनाई है? ह्यूमन बींग्स ने. तो ये सारे किसके अंडर आते हैं? ह्यूमन एनवायरनमेंट के, बिकॉज ह्यूमन हैज़ क्रिएटेड दिस एनवायरनमेंट फॉर मेकिंग द लिविंग ईजी. ये एनवायरनमेंट किसने क्रिएट किया है? ह्यूमन ने, फॉर मेकिंग देयर लाइफ ईजी. सो इट ऑल्सो रेफर्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग. अब अपनी लाइफस्टाइल को ईजी बनाने के लिए ह्यूमन ने क्या करा है? माइनिंग स्टार्ट करी ताकि नेचुरल रिसोर्सेज निकाल सकें या फिर प्रीशियस मेटल्स और प्रीशियस स्टोन्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम द लैंड. एग्रीकल्चर क्यों करा जाता है? फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ताकि हम उन्हें खा सकें, कंज्यूम कर सकें. थर्ड इज़ मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. कोई भी रॉ मटेरियल यूज़ करके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाना इज़ नोन एज मैन्युफैक्चरिंग. ओके, तो ये फिनिश प्रोडक्ट किस लिए बनाया जाता है? ताकि उस ओरिजिनल या रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करा जा सके इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ शुगर केन. शुगर केन नेचुरली अवेलेबल है, जिसको ग्रो करते हैं हम बाय द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में हम ग्रो करते हैं और शुगर केन को यूज़ किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर. तो शुगर केन रॉ मटेरियल था, उसे यूज़ करके हमने क्या प्रोड्यूस करा? शुगर. शुगर इसका फिनिश प्रोडक्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में. तो मैन्युफैक्चरिंग में हमने एक रॉ मटेरियल से एक फिनिश प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्ट बनाया जो कि हम यूज़ कर सकते हैं. तो हम शुगर केन को भी यूज़ करते हैं और हम शुगर को भी यूज़ कर सकते हैं, बट उनके जो यूजेज हैं वो डिफरेंट हैं. सो ये जो सारी चीज़ें किसने क्रिएट की है? ह्यूमन बींग्स ने. दैट्स वाई ये किसके अंडर आती है? ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंडर. अब ह्यूमन बींग्स एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हैं हमारे इन्वायरमेंट के. सो क्यों? बिकॉज दे अडेप्ट देमसेल्व्स टू द इन्वायरमेंट एंड देयर एक्शंस ऑल्सो हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द सराउंडिंग्स. ह्यूमन बींग्स की जो एक्शंस हैं उनका एक इन्फ्लुएंस होता है. इन्फ्लुएंस मतलब असर होता है सराउंडिंग्स पे, और ह्यूमन बींग्स अडेप्ट कर लेते हैं. अडेप्ट मतलब ढाल लेते हैं अपने आप को अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स. द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड देयर इन्वायरमेंट चेंजेस विद प्लेस एंड टाइम. जिस समय या जिस प्लेस पे ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहा है उस अकॉर्डिंग उनका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन चेंज होता रहता है. अगर हम बात करें टाइम की, अभी जो हमने बोला कि जिस समय ह्यूमन बीइंग जहाँ पर होता है उस अकॉर्डिंग उसका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन चेंज होता है. तो अगर हम टाइम की बात करें, समय की बात करें, तो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स जो थे, अर्ली मैन था जो, वो ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करते थे. दे हैड वेरी लिमिटेड नीड्स, वेरी फ्यू नीड्स. दैट्स वाई दे लेड अ वेरी सिंपल लाइफ. उन्होंने जो भी अवेलेबल होता था उसे यूज़ करते थे. फूड आइटम्स विच वर ऑलरेडी अवेलेबल वर कंज्यूम्ड बाय द अर्ली ह्यूमन फॉर देयर सर्वाइवल एंड दे retained their day-to-day life by the available elements or the available products in the nature. जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ, इवॉल्व होने के साथ ही ह्यूमन स्टार्टेड एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर स्टार्ट किया गया, क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया गया. और क्रॉप्स को किस लिए ग्रो किया गया? ताकि वो उसे कंज्यूम किया जा सके. बिकॉज नाउ दे वांटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स. दैट्स वाई दे स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर. Gradually, demands increased day by day, so they started rearing animals. They started using fire. Animals को पालना स्टार्ट किया. Animals को पालने का क्या फ़ायदा है? They use their skin. For in the case of cows, they use their milk. Milk से काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं. तो ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती थी. That's why ह्यूमन ग्रो करने लगा, और ग्रोथ के साथ ही ह्यूमन की रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज़ होती गई. और ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज़ होने के साथ जो ह्यूमंस ने चीज़ें बनाई वो यूज़ की गई फर्दर डेवलपमेंट के लिए. अब एग्रीकल्चर करने के लिए इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आए? एग्रीकल्चर करने के लिए प्लेन लैंड्स चाहिए होता था. सो द फॉरेस्ट वर क्लियर्ड. फॉरेस्ट क्लियर करके प्लेन लैंड्स, फ्लैट लैंड प्रोड्यूस किए गए. दोज लैंड्स वर यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्रीकल्चर. नाउ दे स्टार्टेड मेकिंग फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज. तो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने के लिए भी लैंड चाहिए होता था. फॉर दैट पर्पज़ ऑल्सो
At many places forests were cleared for obtaining plain land. So now by the process of manufacturing, अब एक ही जगह पे जो बाय प्रोडक्ट होते थे या फिर रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट जो बनाया जाता था वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बनाया जाने लगा, उसको ट्रांसपोर्ट भी किया जाने लगा. फॉर ट्रांसपोर्टेशन वी मेड रोड्स, ताकि ईजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके. इन्वेंशन ऑफ मशीन्स ने काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ को बर्थ दी, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ को आने का मौका दिया. मशीन्स बनी तो फैक्ट्रीज़ बनी, फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, तो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते थे. तो ये जो रैपिड डेवलपमेंट हुआ उससे नेचुरल एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए. नेचुरली हमारे पास इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, ओनली रॉ मटेरियल्स थे. उन नेचुरल एनवायरनमेंट में हमने क्या क्या इस्टेब्लिश किए, रोड्स, फैक्ट्रीज़ और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. ये सारी चीज़ें किसने बनाई? ह्यूमन ने. तो ये किसका बनाया हुआ एनवायरनमेंट है? ह्यूमन एनवायरनमेंट. बट जैसे जैसे ह्यूमन ने अपने एनवायरनमेंट को, नेचुरल एनवायरनमेंट को यूज़ करना चालू किया, दे स्टार्टेड ओवर यूजिंग इट. दैट्स वाई डिप्लीशन ऑफ मैनी रिसोर्सेज केम इनटू न्यूज़. हमने ये सब पढ़ा होगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये डिप्लीट हो रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं. तो this topic came into limelight that the natural resources are depleting, मतलब उनका अमाउंट ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे. रैपिड डेवलपमेंट की वजह से हमने नेचुरल एनवायरनमेंट को अब्यूज़ करा है, मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट वॉज ओवरली यूज्ड बाय द ह्यूमन बींग्स फॉर देयर ओन सेक. कंस्ट्रक्शन, agricultural activities, mining, transportation and overpopulation are adversely affecting the natural environment. So the changes are taking place so rapidly that the nature is not able to repair the damage. जो भी डैमेज हो रहा है वो रिपेयर करने के लिए नेचर को टाइम नहीं मिल रहा है. दैट्स वाई जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं और हमारी जो अर्थ की लैंड है उस पर काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस लैंड विच वॉज देयर एट द टाइम ऑफ अर्ली मैन. एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग, एक्सटिंक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़. क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रही है तो इस वजह से प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ भी एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं और हमारी जो एयर है वो पोल्यूट होती जा रही है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं हमारे अर्थ पे. दैट्स वाई ह्यूमन और एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो एक मेंटेन्ड होना चाहिए, अदरवाइज़ जो हमारी नेचर है वो डिग्रेड होती जाएगी और टाइम के साथ जो भी अभी अवेलेबल है वो चीज़ें भी नहीं बचेगी. फॉर एग्जांपल क्लीन वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज, ये नहीं बचेगा. तो ह्यूमन शुड गिव टाइम टू द नेचर फॉर हीलिंग इटसेल्फ. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. द चैप्टर इज़ completed. I hope you have understood all the things that I have taught in the chapter. Thank you very much. Stay safe, stay well and keep doing your studies.